एपिसोड 42 की स्टार्टिंग होती है और क्वांग लिंग कह रहा होता है शिंकिंग मेरे लिए तुमसे प्यार करना नामुमकिन है और उसकी ये बातें सुन वो सी कहती है क्यों नहीं तुम बिना कोशिश करे ही मना क्यों कर रहे हो। और फिर क्वांग लिंग आके गुस्से से कहता है हम एक दूसरे को लगभग 20 साल से जानते हैं, अगर मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स होती तो वो अभी तक मैं तुमको बता चुका होता, और इसके अलावा तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती तो बेवजह जिद करना बंद करो और अब प्लीज तुम मेरा हाथ छोड़ो। और फिर शिंकिंग उससे कहती है नहीं क्वांग लिंग तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, एक तो तुम मुझसे शादी कर लो या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम किसी से भी शादी मत करना, लेकिन अगर इसके बावजूद भी तुम किसी और से शादी करते हो तो मैं हमेशा तुम्हें परेशान करती रहूंगी। उसकी ये बातें सुन वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है तुम बहुत ही बेकार हो, और फिर वो तेजी से वहाँ से भाग जाता है। और वहीं वो कहती है क्वांग लिंग रुक जाओ, जाती हुई उसे कहता है शिंकिंग तुम इस बारे में अच्छी तरह से सोचना, शायद से मैं तुम्हें अमेरिका में एक घर दे सकता हूँ। और वहीं वो रोती हुई कहती है क्वांग लिंग तुम कमीने, मैं तुम्हारा पीछा करूंगी और मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुम्हें परेशान करती रहूंगी। क्वांग लिंग हम साथ में पले बड़े और हमेशा मेरी निगाहें तुम पर ही टिकी रहती थी और मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन तुमको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। और क्या मैं वाकई में तुम्हारे लायक नहीं हूँ, और क्यों आखिरकार तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो क्वांग लिंग तुम कमीने। और फिर शिफ्ट होकर वहीं दूसरी तरफ वांगफू से कहता है टैंग तुम्हें आज कैसा लगा, क्या तुम खुश हो? तब वो कहता है हाँ। और वहीं नैन की नजर उन पे पड़ती है और वो उससे कहती है जल्दी करो अब कल तुम्हें स्कूल भी जाना है। वो आते हुए कहता है हाँ ठीक है। और फिर वांगफू से कहता है आज का दिन काफी ज्यादा लंबा था, गुड नाइट। ठीक है नैन मिलते हैं फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये कहकर वो उसे किस करता है। नैन थोड़ी हैरान होती है और फिर वो ब्लश कर उसे दूर धकेलती हुए मन में कहती है ये व्यक्ति कितना ज्यादा बेशरम है और वो हमेशा मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता रहता है। आगे उसे कहती है बस तुम यहाँ से चले जाओ बाय। और फिर वो दोनों वहाँ से अंदर जाने लगते हैं और फिर तभी उसे कुछ अजीब लगता है और वो लेफ्ट साइड में देखती हुए मन में कहती है मुझे अचानक ऐसा लगा कि वहाँ पर कोई था। टैंग उससे कहता है क्या हुआ मॉम? तब वो कहती है कुछ नहीं चलो अंदर चलते हैं। और आगे बढ़ मन में कहती है शायद से ये सिर्फ मेरा एक भ्रम था, और वहीं हम किसी की शेडो देखते हैं। और फिर शिफ्ट में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं बहुत ही बढ़िया, चलो गाइस अब तुम थोड़ा आराम कर लो। और थोड़े समय के बाद लगभग 3 बजे सभी लोग ड्रेस चेंज कर फिर से प्रैक्टिस करेंगे। और बच्चों मैंने तुम सभी के लिए तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम का बंदोबस्त किया है, तुम जाकर उसे एंजॉय कर सकते हो। ये सुन वहाँ के सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और वहीं हम नैन को देखते हैं जहाँ पर वो टैंक को उठाती हुई कहती है बहुत ही बढ़िया टैंक, और अब चलो तुम्हें भूख लगी होंगी ना तो चलो चलकर कुछ खाते हैं। टैंक उसे कहता है मॉम क्या आपने ड्रेस तैयार कर ली है? और उसकी ये बात सुन वो हैरानी सी कहती है टैंक मुझे ड्रेस की क्या जरूरत है, मैं थोड़ी स्टेज पर जा रही हूँ। तब वो इस पर कहता है मॉम ये मेरा पहला ऑफिशियल शो है तो आपको भी अच्छे कपड़े पहनने ही चाहिए ना। और टैंक की बातें सुन वो मन में कहने लगती है इस तरह के इवेंट पर बहुत ही ज्यादा रिपोर्टर्स होते हैं, अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो। तब उसे कहती है शांत रहो टैंक, मैं बैक स्टेज पर तुम्हारा शो देख रही होंगी। आगे वो कहता है लेकिन मॉम मैं बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सामने स्टेज पर रहे। और आगे वो मन में कहती है अरे मैं ये बात तो भूल ही गई कि टैंक बहुत ही ज्यादा भी छोटा है और ये काफी बड़ा इवेंट है, और अगर उसे कुछ हो गया तो। फिर वो हिचकिचाते हुए सी कहती है ठीक है तो फिर मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि घर जाकर मैं अपनी ड्रेस चेंज कर लूंगी और मैं ठीक स्टेज के सामने रहूंगी। तो फिर वो उसे एक बॉक्स देती हुई कहता है मॉम आपको घर जाने की जरूरत नहीं है, ये लीजिए। वो उस बॉक्स को लेती हुई कहती है ये क्या है? तब वो कहता है ये आपका बर्थडे गिफ्ट है। तब वो हिचकिचाती हुई कहती है लेकिन टैंक तुम मुझे पहले ही एक बॉक्स दे चुके हो ना। तब वो उसे कहता है मॉम ये आपके लास्ट बर्थडे का गिफ्ट है। वो उसे ओपन करती हुई कहती है ओ तुम्हारा शुक्रिया, चलो ठीक है मैं भी तो देखूं कि मेरे हैंडसम बॉय ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। और वो उस ड्रेस को देखकर हैरान होती है और टैंक कहता है मॉम आपको ये ड्रेस कैसी लगी?
तब वो इस पर कहती है तुम्हारा शुक्रिया टैंक, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई और खासकर इसका ये कलर। और आगे कहता है तो फिर चलिए मॉम फटाफट आप तैयार हो जाइए। वो कहती है हाँ ठीक है। और फिर सीन शिफ्ट उतर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर वो मिरर के सामने जाती है और खुद को देख मन में कहती है मैं इसमें कितनी बढ़िया लग रही हूँ। और फिर तभी उसकी नजर लेफ्ट साइड के एक बॉक्स पे पड़ती है जहाँ पर उसके शूज रखे हुए होते हैं। और फिर वो उन्हें पहनते हुए मन में कहती है मेरा बेटा कितना ज्यादा थॉटफुल है। और फिर तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है और वो चश्मा उतारती हुई कहती है ऐसा लगता है कि एक्टिविटी शुरू होने वाली है और अब मुझे जल्दी करनी चाहिए। और वहीं पर दूसरी तरफ वांगफू भी वहाँ पर पहुंच जाता है और तभी सारे रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और उसकी फोटो क्लिक करने लगते हैं। फिर उनमें से एक रिपोर्टर उससे कहता है मिस्टर हुआंगफू आपके न्यू ब्रांड का नाम क्या है और लॉन्च किए गए बच्चों के कपड़े का थीम क्या है। और फिर तभी वो झुककर पीछे साइड देखता है जहाँ पर नैन जा रही होती है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। और वहीं पर उसका असिस्टेंट उसे जाता देख मन में कहता है वो बैक स्टेज क्यों जा रहे हैं। और तभी एक रिपोर्टर उससे कहता है वो कहाँ जा रहे हैं, अभी तक हमारा इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ है मिस्टर हुआंगफू। फिर असिस्टेंट उन सभी से कहता है आप सभी लोग प्लीज शांत हो जाइए और मिस्टर हुआंगफू शो खत्म हो जाने के बाद आप लोगों के सारे सवालों का जवाब वो देंगे और फैशन शो बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है तो आप सभी लोग बैठ जाइए। और वहीं दूसरी तरफ हुआंगफू नैन को पकड़ लेता है और नैन ब्लश करते हुए उससे कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर तभी उसकी नजर उस ब्रोच पर जाती है और मन में कहती है ये ब्रोच तो 6 साल पहले उसने उस रात को पहना था। और वहीं हुआंगफू उसको इस ड्रेस में देख थोड़ा गुस्सा होते हुए मन में कहता है उसने इस तरह की ड्रेस पहनी है, हालांकि उसका फिगर पहले ही की तरह ही काफी बढ़िया है। और फिर वो गलत जगह देखते हुए कहता है तुम्हारी नेक लाइन काफी ज्यादा नीचे है। और फिर वो आगे मन में कहता है और मुझे इस नेक लाइन को ऊपर उठाना चाहिए। और फिर वो ब्लश कर गुस्से से चिल्लाती हुई कहती है ये फैशन है और तुम्हें फैशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और आगे मन में कहती है मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ और तुम्हें मेरी नेक के बारे में परवाह करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हुआंगफू उसके क्लोज होते हुए कहता है तुम ठीक से बर्ताव करना सीखो। और फिर तभी वो उसे स्लैप करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन वो डॉज कर लेता है और आगे कहता है वरना मैं तुम्हें किस करूंगा। और उसकी ये बातें सुन वो ब्लश कर चिल्लाती हुई कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। और फिर वो आगे बढ़ उस ब्रोच को छीन लेती है। तभी वो उसका हाथ पकड़ती हुई कहता है तुम हमेशा बोलने से पहले काम कर देती हो। तब वो गुस्से से कहती है तुम। और फिर वो उससे वापस ब्रोच छीनती हुई कहता है अब जबकि तुम्हें ये पसंद आया है तो ठीक है तुम इसे रख लो। और फिर वो उसकी ड्रेस में वो लगा देता है और कहता है ये यहाँ पर परफेक्ट है और अब ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और वहीं ये देख नैन गुस्से से मन में कहती है उसने अभी अभी मेरी लोअर नेक लाइन ठीक की, क्या ये व्यक्ति ये मान रहा है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। चिल्लाती हुई कहती है अब तुम्हें इस ड्रेस के लिए पे करना होगा। और फिर हुआंगफू से किस करती हुई कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए इससे बेहतर ड्रेस खरीदूंगा। और उसको ये सब करता देख वो हैरान होती है। और वहीं स्टेज पर होस्ट कह रहा होता है आज रात हमारे फॉर्मल ड्रेस लॉन्च होने जा रहे हैं और लॉन्च करेंगे हमारे डायरेक्टर मिस्टर हुआंगफू। और वहीं दूसरी तरफ हुआंगफू नैन के हाथों में कपड़ा बांधता है और उससे कहता है अगर तुम इसे उतारती हो तो मैं टैंक को ये बात बता दूंगा कि मैं उसका फादर हूँ। और उससे ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और वहीं नैन गुस्से से मन में कहने लगती है ये कमीना वो मेरे बेटे की मुझको धमकी दे रहा है। और फिर 5 मिनट बाद हम स्टेज पर देखते हैं जहाँ पर टैंक की एंट्री होती है और वो काफी ज्यादा स्टाइलिश ड्रेस में होता है। और वहीं सारे रिपोर्टर्स की फोटो क्लिक करने लगते हैं। और वहीं ये देख नैन भी मन में कहती है वाओ मेरा बेटा कितना ज्यादा हैंडसम है। और फिर हुआंगफू से कहता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तब वो कहती है हाँ। और फिर तभी हुआंगफू उसके नेक पर किस करने लगता है और उसको ऐसा करता देख वो ब्लश कर उसे धक्का देती हुई कहती है हुआंगफू तुम। और फिर वो उसके हाथों को किस करते हुए कहता है वेट। और ये कहकर वो अंदर जाता है। और वहीं नैन ब्लश कर मन में कहती है अरे नहीं उस कमीने ने मेरी नेक पर बाइट किया तो ये सब बहुत ही ज्यादा हो रहा है। और वहीं हम कुछ लोगों को देखते हैं जहाँ पर वो टैंक की ड्रेस को देख कहने लगते हैं उस बच्चे की ड्रेस को देखो उसकी ड्रेस पर असली हीरे लगे हुए हैं, वाकई में हुआंगफू काफी ज्यादा उदार है। और फिर दूसरा पर्सन कहता है वैसे ये छोटा बच्चा काफी ज्यादा शानदार लग रहा है और उसके मॉम डैड को उस पर काफी ज्यादा गर्व होगा। तब वो लड़की कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो वो लड़का काफी ज्यादा हैंडसम है। और वहीं हुआंगफू टैंक के पास आती हुई कहता है ओ डियर
पर। और वहीं कुछ लड़कियां हुआंगफू को देख ब्लश करती हुई कहती है हुआंगफू। और देखो उस छोटे बच्चे जैसी ही ड्रेस हुआंगफू ने भी पहनी है। क्या इसका मतलब ये है कि उसने मॉम डैड की ड्रेसेस भी लॉन्च की है और वो काफी ज्यादा हॉट है, क्यों है ना। और वहीं ये सब देख नैन गुस्से से मन में कहने लगती है, मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे रिपोर्टर्स के सामने हुआंगफू टेंग के साथ होगा। और वहीं हुआंगफू आगे कहते, आप सभी लोगों का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। और इसके अलावा बच्चों के ये नई ड्रेस के ब्रांड का नाम की घोषणा करना चाहता हूँ। इस ब्रांड का नाम टैंग होगा। ये सुन टैंग हैरानी से कहते हैं, क्या टैंग? अंकल हुआंगफू, आपने इस ब्रांड का नाम मेरे नाम पर क्यों रखा? और वहीं उसकी ये बात सुन नैन सरप्राइज होती हुई मन में कहती है, हुआंगफू क्या तुम सबको ये अनाउंस करने जा रहे हो कि टैंग तुम्हारा बेटा है? और हुआंगफू आगे कहता है, टैंग एक पोयम टाइटल है और उसके ऊपर हमने इसका नाम रखा हुआ है और इस नाम से हमारे कपड़े की क्वालिटी, हमारे विजन के बारे में लोगों को पता चलेगा। और दूसरी बात ये कि हमें इस ब्रांड से बहुत ही ज्यादा उम्मीद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पोयम टैंग की तरह ही आपको ये ब्रांड भी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। और उसकी ये सब बात सुनने मन में कहती है, धत तेरी की, वाकई में ये व्यक्ति काफी ज्यादा घटिया है और अगर ये सब चीजें इसी तरह चलती रही तो आज नहीं तो कल उसे सच्चाई का पता चल जाएगा और अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और फिर नैन धीरे से टैंग से कहती है, टैंग इधर आओ। और टैंग उसे देख कहता है, मॉम आज आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। फिर नैन उससे कहती है, चलो टैंग अब चलकर तुम कपड़े चेंज कर लो और आज का दिन काफी ज्यादा लंबा था तुम्हारे लिए और अब चलो मैं तुम्हें डिनर पर ले चलती हूँ। तो फिर टैंग कहता है, ठीक है मॉम, और वैसे क्या आप अंकल हुआंगफू से मिली? तो फिर वो उसे कहती है, हाँ मैंने उसे बता दिया और अब बस हम यहाँ से जा सकते हैं। तब वो कहता है, हाँ ठीक है। और फिर हमें चेंजिंग रूम दिखाया जाता है। फिर वो उसे कहती है, ठीक है टैंग, जाकर तुम अपने कपड़े चेंज कर लो और चेंज करने के बाद मैं तुम्हें मिलती हूँ। तब वो कहता है, हाँ ठीक है। और फिर वो आगे मन में कहने लगती है, मुझे जल्द से जल्द टैंग को इस जगह से निकालना होगा इससे पहले कि वो हमें ढूंढ निकाले। तभी अचानक उसके पीछे हुआंगफू आ जाता है और उससे कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? और उसकी आवाज सुनते ही वो चौंक जाती है। और फिर वो आगे कहता है, टैंग कहाँ है? तब इस पर वो उससे कहती है, वो अपने कपड़े चेंज कर रहा है और हम लोग घर जा रहे हैं, तो प्लीज आप मुझे माफ करिएगा मिस्टर हुआंगफू। तब हुआंगफू उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, अभी एक्टिविटी खत्म नहीं हुई है और मैं तुम दोनों को बाद में घर छोड़ दूंगा। और फिर नैन हाथ झटकती हुई कहती है, मैंने अपने बेटे को सिर्फ फैशन शो में शामिल होने की परमिशन दी थी, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम उसके साथ मेल जुलाव करो, वो भी पब्लिकली। और फिर हुआंगफू कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं तो बस ये चाहता था कि। तभी वो चिल्लाती हुई कहती है, बस बहुत हो गया हुआंगफू, आज तुमने जो कुछ भी किया है उससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है। हमने जो तुमसे वादा किया था हमने वो पूरा किया है और प्लीज मिस्टर हुआंगफू, जो अब आपने वादा किया था हमसे, प्लीज उसे निभाए, हमें और परेशान ना करे। और उससे ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। तभी हुआंगफू उसका हाथ पकड़ती हुई कहता है, नैन, और वो चिल्लाती हुई कहती है, तुम मुझे जाने दो। और तभी अचानक वहाँ पर एक छोटा लड़का भाग कर आती हुई कहता है, आंटी नैन, एक बुरी खबर है, टैंग अंदर किसी से लड़ रहा है। ये सुन वो चौंकती हुई कहती है, क्या? और हम देखते हैं चेंजिंग रूम से पीटने की आवाज आती है और वो सुन चिल्लाती हुई वो कहती है, टैंग टैंग क्या तुम ठीक हो? और फिर हम अंदर साइड का सीन देखते हैं जहाँ पर टैंग और एक लड़का आपस में लड़ रहे होते हैं और वहीं टैंग उस बच्चे के लट्टुओं पर वार करता है जिससे वो जोर जोर से रोने लगता है। और तभी अचानक वहाँ पर नैन भागकर उसके पास आती है और कहती है, टैंग टैंग क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तो वो उसे कहता है, मैं ठीक हूँ मॉम। और वहीं तभी एक और लेडी वहाँ पर भाग कर आती हुई कहती है, ओ माय बेबी, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तब वो रोती हुई कहता है, उस बच्चे ने मुझे मारा। और उसकी ये बात सुन वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, कौन है वो जिसने मेरे बेटे पर वार किया? वहीं पीछे खड़े कुछ लड़के कहने लगते हैं, वही था पहले जिसने उसने टैंक को मारा था और अब वही रो रहा है। और वहीं वो लेडी गुस्से से आगे बढ़ती हुई कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को
मारने की। अब तुम देखना कि मैं तुम्हें किस तरह तड़पाती हूँ। और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी कम उम्र में भी तुम इतने ज्यादा बदमाश हो। और अब मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। और वहीं नैन उसको रास्ता रोक लेती है और वहीं वो लेडी चौंकती हुई कहती है तुम। और वहीं हम देखते हैं कि नैन के पीछे हुआंगफू आ चुका होता है और नैन आगे उससे कहती है क्या हुआ। और वहीं हुआंगफू पीछे से गुस्से से उस लड़की को देखने लगता है और उसी खुद को इस तरह देखता है देख वो घबराती हुई मन में कहती है हुआंगफू क्या वो उस लड़की के साथ है? तुमने मेरे बेटे को धमकाया। अब टैंग उसे कहता है नहीं मैंने उसे नहीं धमकाया और इसके अलावा वो पहले था जिसने मुझे धक्का दिया। फिर वो लड़का रोती हुई कहता है तुम एक मॉडल बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो क्योंकि तुम कमीने हो। और वहीं उस लड़के को टैंग को कमीना कहता देख हुआंगफू गुस्से से मन में कहता है क्या उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे बेटे को कमीना कहा। और हुआंगफू आग बबूला होती हुई आगे उससे कहते है दोबारा ऐसा कहने की हिम्मत मत करना। और तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आकर घबराती हुई कहते है जेरी तुमने अभी भी क्या कहा? तुम ये सब बकवास करना बंद करो और अब जल्दी करो उससे माफी मांगो। और जेरी चिल्लाती हुई कहता है नहीं डैड मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच है वो एक नाजायज बाप की औलाद है और कुछ नहीं। फिर वो व्यक्ति आगे उससे कहता है मुझे माफ करिएगा मिस्टर हुआंगफू मैं ठीक से उसकी परवरिश नहीं कर पाया और मैं बाद में उसे अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। और वहीं हुआंगफू गुस्से में होता है और वहीं वो लेडी भी घबराती हुई जेरी से कहती है जेरी तुम ये क्या कर रहे हो? और वहीं वो व्यक्ति आगे घबराते हुए मन में कहने लगता है मैंने सुना है कि हुआंगफू ने खुद उस टैंग नाम के बच्चे को चुना है एक मॉडल के रूप में और इसके अलावा अपने ब्रांड का नाम भी उसके नाम पर रखा है तो जाहिर है कि हुआंगफू उसे काफी ज्यादा पसंद करता है। अगर हमने गलती से उस बच्चे को नाराज कर दिया तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट हम हुआंगफू को नाराज कर रहे हैं। और अभी हाल ही में नेशन एफ ने नेशन ए से सपोर्ट मांगा है और अगर इस सब मामले से नेशन ए नाराज हो जाता है तो इससे नेशन एफ को नुकसान होगा। और फिर वो आगे जेरी को थप्पड़ मारती हुई कहता है जल्दी करो उससे माफी मांगो। और ये देख उसकी वाइफ उससे चिल्लाती हुई कहती है तुम ये क्या कर रहे हो वो हमारा बेटा है उसे थप्पड़ मत मारो। और जेरी आगे चिल्लाती हुई कहता है नहीं मैं माफी नहीं मांगूंगा और इस लड़के से तो कभी नहीं ये बच्चा एक कमीना है। और आगे बढ़ कहता है तुम्हारी वजह से मेरे डैड ने मुझे पीटा अब मैं तुमसे बदला लूंगा। और उसे इस तरह आगे बढ़ता देख उसके डैड चिल्लाती हुई कहते जेरी रुक जाओ ऐसा मत करो। और वहीं ये देख नैन और हुआंगफू भी चौंक जाते हैं और नैन आगे कहती है टैंग ध्यान से। और फिर तभी जाकर वो उसे बचा लेती है और जेरी उसे मारती हुई कहता है देखना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। और वो सारे वार नैन पे कर देता है और तभी हुआंगफू ये सब देख गुस्सा हो जाता है और उसे उठाते हुए कहता है तुम। और वहीं जेरी चिल्लाते हुए कहने लगता है तुम बड़े व्यक्ति तुम मुझे नीचे उतार दो। और फिर वो जोर जोर से रोते हुए कहता है मॉम मेरी हेल्प कीजिए। और वहीं उसकी मॉम आगे बढ़ चिल्लाती हुई कहती है प्लीज मिस्टर हुआंगफू से छोड़ दीजिए वो सिर्फ एक बच्चा है। और वहीं हुआंगफू मन में कहने लगता है क्या एक बच्चा मेरे सामने कोई भी टैंक को चोट नहीं पहुंचा सकता। और वहीं जेरी जोर जोर से हिलती हुई कहता है मॉम डैड। और उसके डैड आगे कहते हैं मिस्टर हुआंगफू मैं ये बात मानता हूँ कि मेरे बेटे ने हद पार कर दी लेकिन प्लीज आप उस पर दया कीजिए और उसे माफ कर दीजिए। और फिर आगे हुआंगफू का असिस्टेंट उससे घबराती हुई कहता है मिस्टर हुआंगफू प्लीज उसे माफ कर दीजिए वो एक बच्चा है। और आगे घबराती हुई मन में कहता है क्या यहाँ पर कोई है जो मिस्टर हुआंगफू को शांत कर सकता है। और मिस्टर हुआंगफू इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में है और अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो हो सकता है कि दोनों देशों के बीच में विवाद खड़ा हो जाए और इससे तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और तभी नैन उसे रोकती है और धीरे से कहती है भूल जाओ हुआंगफू। और वहीं हुआंगफू आगे मन में कहने लगता है मेरे बेटे से कोई भी बदतमीजी से बात नहीं कर सकता। और फिर नैना के उससे कहती है मेरी बात सुनो तुम इस तरह टैंक को डरा दोगे। और फिर वो आगे मन में कहती है बहुत ही जल्द यहाँ पर रिपोर्टर आ जाएंगे और इस सब से उसकी इंटरव्यू पर असर पड़ता है उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और फिर हुआंगफू आगे गुस्से से उससे कहता है चलो माफी मांगो। तब वो रोती हुई कहता है आई एम सॉरी। और आगे मन में कहता है ये व्यक्ति काफी ज्यादा डरावना है और इससे मेरे ख्याल से मॉम डैड भी डरते हैं और इसीलिए मेरा माफी मांगना ही ठीक है। और आगे उसे कहता है मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। और फिर वो उसे छोड़ देता है और कहता है उसे ले जाओ। इस पर उसके डैड कहते हाँ। और वहीं मॉम उसे गिरता देख चिल्लाती हुई कहती है जेरी। और वहीं हम देखते हैं कि नैन टैंग से कहती है टैंग क्या तुम ठीक हो? तब वो इस पर कहता है हाँ मॉम मैं ठीक हूँ लेकिन अंकल हुआंगफू कितने ज्यादा कूल है ना।
और टैंक की ये बातें सुनने गुस्से से मन में कहती है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गए थे? तब वो उसे कहती है, हाँ हाँ मुझे ये बात पता है, और अब चलो घर चलते हैं। और फिर सीन शिफ्ट हम वाइन पार्टी देखते ही, जहाँ पर एक व्यक्ति इधर उधर देखते हुए मन में कह रहा होता है, मैंने शो खत्म हो जाने के बाद नैन और टैंक को इसी तरफ जाते हुए देखा था, वो कहाँ हैं? वो रहे। और तभी शिंकिंग आकर क्वांगलिंग का हाथ पकड़ती हुई कहती है, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। और उसे देख वो चिल्लाती हुई कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तब शिंकिंग उसे कहती है, जहाँ तुम वहाँ पर मैं। फिर क्वांगलिंग उसे कहता है, तुम्हें प्यास लगी होंगी ना, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। तभी वहाँ पर वेटर आ जाता है और वो वाइन उठाती हुई कहती है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, तो तुम ये लो, इस वाइन को टेस्ट करो। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें ये पिलाऊं? तो वो ब्लश करते हुए कहता है, तुम। उसको ये सब करता देख वो हिचकिचाने लगता है और फिर आगे गुस्से से शिंकिंग मन में कहती है, तुम बदमाश, तुम फिर से मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगे। और वहीं क्वांगलिंग की नजर हुआंगफू पे पड़ती है और उसे देख मन में कहता है, अरे नहीं, हुआंगफू भी यहाँ पर है। नहीं, मैं खुद से पहले नैन को उसे ढूंढने नहीं दे सकता। फिर शिंकिंग धीरे से उससे कहती है, तुम इधर उधर देखना बंद करो और मिस्टर हुआंगफू नैन और टैंक की रक्षा करेंगे। तुमको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अब चलो चलते हैं। तभी क्वांगलिंग जोर जोर से पेट पकड़ती हुई कहता है, अरे नहीं, मेरा पेट दर्द हो रहा है। और उसको ऐसा करता देख वो चिल्लाती हुई कहती है, अब तुम नाटक करना बंद करो। फिर वो वहाँ से भागकर जाती हुई कहता है, नहीं मैं सच कह रहा हूँ, मेरा पेट बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे वॉशरूम जाना होगा। और वो भी उसके पीछे भागती हुई कहती है, क्वांगलिंग रुक जाओ। क्वांगलिंग तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यही बाहर रुककर तुम्हारा इंतजार करती हूँ, तुम कहीं भागना मत। और फिर आगे मन में कहती, अब जब मैंने तुम्हें यहाँ पर देख लिया है तो मैं खुद से तुम्हें दूर नहीं भागने दूंगी, और मैं यहीं रुककर तुम्हारा इंतजार करूंगी। और फिर हमें 20 मिनट बाद का समय दिखाया जाता है और वो कहती है, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? और फिर वॉशरूम से एक व्यक्ति बाहर आता है और शिंकिंग उससे कहती है, मिस्टर मुझे माफ करिएगा, बट मुझे आपसे ये बात पूछना है कि क्या अंदर कोई और व्यक्ति है? तो वो व्यक्ति उससे कहता है, मेरे ख्याल से नहीं। ये सुन वो अंदर जाती हुई कहती है, क्या कहीं वो अंदर बेहोश तो नहीं हो गया ना? वहीं एक व्यक्ति उसे अंदर आता देख उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब वो अंदर जाती हुई कहती है, कुछ नहीं। और क्वांगलिंग को वहाँ ना देख वो चिल्लाती हुई कहती है, क्वांगलिंग तुमने फिर से मुझे बेवकूफ बनाया, अगली बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और फिर से शिफ्ट तो वहीं दूसरी तरफ हुआंगफू से कहता है, टैंक क्या तुम डरे हुए थे? तब वो कहता है, नहीं। और वैसे अंकल हुआंगफू, वो लोग आपसे क्यों डरते हैं? तब इस पर वो से कहता है, क्योंकि मेरी काफी ज्यादा शक्तिशाली पहचान है और इसीलिए वो मुझे अपमानित करने का बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठा सकते। और अगर टैंक तुम ये चाहते हो कि कोई भी तुमको धमका ना सके, इसलिए तुमको उनसे भी ज्यादा मजबूत बनना होगा, और यही दुनिया का नियम है। और उसकी ये सब बातें सुन टैंक उससे कहता है, हाँ मैं समझ गया, और मॉम ने मुझे भी बताया था कि ये जंगल का नियम है और ये नियम इंसानों और जानवरों दोनों पर लागू होता है। फिर हुआंगफू कहता है, तुम्हारी मॉम सही है। फिर नैन उससे कहती है, क्या अब हम घर जा सकते हैं? तब हुआंगफू उसका हाथ पकड़ती हुई कहता है, नहीं, उससे पहले तुमको मेरे साथ डांस करना होगा। ये सुन वो हैरानी से मन में कहती है, क्या डांस? नहीं, अभी मेरा बिल्कुल भी डांस करने का मन नहीं है। और आगे चिल्लाती हुई कहती है, नहीं मैं डांस नहीं करूंगी। और हुआंगफू आगे उससे कहता है, नैन तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो, और देखना नैन, कल तुम्हारी फोटो हेडलाइन पर छपी होंगी। और फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है, अब तुम ले जाओ टैंक को कपड़े चेंज करवाओ और उसके लिए कुछ खाने के लिए लाओ। तो वो इस पर कहता है, यस सर। और वो ये सब देख चौंक जाती है और गुस्से से कहती है, तुम। और फिर आगे मन में कहती है, वो टैंक को दूर ले जा रहा है। और फिर हुआंगफू नैन को पकड़ती हुई कहता है, ठीक है चलो अब हम चलते हैं। तब वो गुस्से से धीरे से उससे कहती है, तुम अपनी किस्मत पे इतना भी जोर मत दो। और तभी वहाँ क्वांगलिंग आती हुई उससे कहते हैं, नैन क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? और उसको ऐसा कहता देख नैन चौंकती हुई मन में कहती है, क्या वो भी ऐसा कर रहा है? क्या उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरह की सिचुएशन है? तो फिर वो आगे कहती है, मुझे माफ करना। और तभी वहाँ एक लड़की आती हुई कहती है, हेलो मिस्टर हुआंगफू, और मेरा नाम एनी है और मैं स्पेशल वॉइस की वाइफ की बहन हूँ, और आप क्या मेरे साथ डांस करना चाहोगे? और साथ ही में मैं आपके साथ फैशन शो के बारे में बातचीत करना चाहती हूँ। और वहीं वो तीनों हैरान होते हैं।
फिर क्वांगलिंग आगे कहता है ऐसा लगता है कि मिस्टर हुआंगफू काफी ज्यादा बिजी है, तो चलो नैन मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तभी हुआंगफू चिल्लाते हुए कहता है नहीं मिस्टर क्वांगलिंग, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वहीं भीड़ में से शिंकिंग की नजर उन पे पड़ती है और फिर वो चिल्लाती हुई कहती है क्वांगलिंग, और वो उसे देख कहता है अरे नहीं। और वहीं नैन हुआंगफू का हाथ झटकती हुई मन में कहती है वो कितना बचकाना है, और फिर वो तेजी से आगे बढ़ने लगती है और शिंकिंग क्वांगलिंग को आकर पकड़ लेती है और उससे कहती है तुम कहाँ चले गए थे, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें कितना ज्यादा ढूंढा। और हुआंगफू से कहता है ठीक है तो तुम लोग डांस करो और अब हम जा रहे हैं। फिर शिंकिंग उन्हें बाय कहती है और फिर शिंकिंग क्वांगलिंग का हाथ पकड़ते हुए कहती है चलो हनी हम डांस करते हैं। तो फिर वो गुस्से से उसे कहता है नहीं मैं डांस नहीं कर सकता, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। और वहीं ये सब देख नैनी गुस्से से मन में कहती है उसने मुझे अनदेखा कर दिया और आज तक किसी ने भी मेरी सुंदरता को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया है। और उस लोमड़ी लड़की ने मिस्टर हुआंगफू को बहका दिया है। और फिर शिंकिंग आगे से कहती है मिस्टर हुआंगफू के द्वारा इग्नोर करी गई लड़की हम जा रहे हैं। और उसको ऐसा कहता देख वो गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है और एनी आगे उससे कहती है मिस आप अपने प्यारे पति का ख्याल रखिए वरना वो उस लोमड़ी लड़की के द्वारा बहकाया जाएगा। उसकी ये बात सुन वो हैरानी से मन में कहते क्या लोमड़ी। और उसकी ये बातें सुनते ही वो दोनों ही गुस्सा हो जाते हैं और शिंकिंग आगे मन में कहती है वही वो लड़की है जो कि दूसरे व्यक्तियों को बहकाती है और वो मिस नैन को लोमड़ी कह रही है। और क्वांगलिंग आगे मन में कहता है उसकी इतनी हिम्मत कि उसने उसको लोमड़ी कहा। और आगे दोनों मन में कहते वाकई में ये लड़की काफी ज्यादा घमंडी है। और क्वांगलिंग आगे उससे कहता है इस सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर शिंकिंग आगे कहती है हनी इस लड़की को इग्नोर करो, वैसे भी वो अकेली है तो वो जल रही है। और फिर शिंकिंग उससे कहता है और इसीलिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो इसीलिए इतनी ज्यादा बदतमीज है। और अब चलो हम दोनों की इस बकवास को नजरअंदाज कर देते हैं। तो फिर वो कहती है हाँ बिल्कुल वो तो पागल है। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और क्वांगलिंग उससे कहता है तुम सही कह रही हो और हम दोनों को जितना हो सके उससे दूर रहना चाहिए। फिर शिंकिंग उससे कहती है ठीक है क्वांगलिंग जैसा तुम कहो। और उन दोनों की ये बातें सुन वो काफी ज्यादा गुस्से से कहती है तुम। और फिर वो आगे मन में कहती है उस बदमाश लड़की की वजह से पहले तो हुआंगफू ने मुझे इग्नोर किया और अब मेरी यहाँ पर बेइज्जती हुई, अगर मैं दोबारा उससे कभी मिलती हूँ तो मैं उसको सबक सिखाऊंगी। और फिर शिफ्ट तो वही दूसरी तरफ हम नैन को देखते ही जहाँ पर वो लिफ्ट में एंटर होती है और उसे छींक आने लगती है और कहती है कौन है जो कि मेरे बारे में बात कर रहा है। और फिर कोई उसे जैकेट उड़ाता है और कहता है तुम इसे पहन लो नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। और फिर नैन हुआंगफू का जैकेट पहनती हुई कहती है मुझे ठंड लग रही है। और तभी हुआंगफू उसे घुमाकर गले लगा लेता है और उसे इस तरह खुद को गले लगाता देख वो चिल्लाती हुई कहती है हे तुम ये क्या कर रहे हो। तब इस पर वो उसे कहता है नैन मैं तुम्हें गर्म कर रहा हूँ। और ये सुन वो ब्लश करने लगती है, कहती है मुझे ठंड नहीं लग रही है। वो कहता है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें करता हूँ। और वही नैन मन में कहने लगती है मैंने उसे यहाँ पार्टी में आने का वादा क्यों किया और मुझे उसे छोड़ देना चाहिए था और दोबारा कभी नहीं मिलना चाहिए था उससे। मैं बहक गई हूँ और क्या अभी भी उसे छोड़ने में हिचकिचा रही हूँ, हालांकि मुझे ये बात साफ साफ पता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर वांगफू से कहता है क्या तुम और टेंग मेरे साथ वापस आओगे। भी नैन उसे जोर से धकेलती है और वो हैरानी से कहता है नैन। और वो तेजी से लिफ्ट से बाहर निकलती हुई मन में कहती है नैन तुम 6 साल से उससे छुप रही हो और अगर तुम अभी हार मान लेती हो तो तुम्हारी वो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और वांगफू हैरानी से कहता है नैन रुक जाओ। वही नैन तेजी से रूम में जाती है और उससे कहती है टैंग। असिस्टेंट कहता है मिस नैन टैंग सो चुका है। और फिर वो उसके पास जाकर उससे कहती है टैंग टैंग जागो हमें घर जाना है। और फिर वांगफू आकर वहाँ से कहते हैं नैन उसे यहीं पर सोने दो, बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है। और वहीं टैंग भी जाग जाता है और हैरानी से कहता है मॉम क्या हुआ। और नैन उससे कहती है गुड बॉय चलो अब घर चलते हैं। फिर टैंग आगे कहता है लेकिन मॉम अंकल विलियम ने कहा कि हम बीच पर भी जा सकते हैं। ये सुन वो कहती है क्यों। तो वो उसे कहता है मॉम इस एक्टिविटी के पहले आपने मुझसे वादा किया था ना कि हम बीच पर जाएंगे और वहाँ पर स्विमिंग करेंगे और अंकल विलियम ने कहा है कि इस रिजॉर्ट के सामने ही बीच है, क्या मॉम हम वहाँ पर जा सकते हैं।
और उसकी ये सब बातें सुनने गुस्से से मन में कहने लगती है, मेरे इस लड़के ने रिक्वेस्ट करने का ये काफी अच्छा समय चुना है। नैन हिचकिचाते हुए से कहती है, टैंक चलो सबसे पहले घर चलते हैं और इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर टैंक आगे कहता है, लेकिन अंकल विलियम ने कहा है कि हम इस हफ्ते वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है? और वैसे भी मॉम मेरे किंडरगार्टन के सभी दोस्त वहाँ पर जाते रहते हैं। फिर वांगफू से कहता है, ठीक है टैंक, तो फिर तुम अभी सबसे पहले घर जाओ और बाद में मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा। और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने तुमसे ये वादा किया है कि वो तुम्हें बीच पर ले जाएंगी, तो वो बिल्कुल भी अपना वादा नहीं तोड़ेंगी। और उसको ये कहता देख नैन मन में कहती है, इस व्यक्ति ने फिर से चापलूसी की। और वहीं टैंग उसकी ये बातें सुन खुश होती हुई कहता है, वाह मॉम आप बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और मैं ये बात अच्छी तरह से जानता था कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलूंगी। वो उससे कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर शिफ्ट में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर वो घर से बाहर निकलते हैं और टैंग कहता है, अंकल आखिरकार बीच पर साथ में जा सकते हैं। और वांगफू उसे देख कहता है, नैन आज तुम काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। नैन उससे कहती है, आप भी आज काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और तभी वांगफू से किस करते हुए कहता है, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। और फिर नैन धीरे से उससे कहती है, तुम मुझसे दूर रहो। वहीं टैंग आगे बढ़ते हुए कहता है, मॉम देखिए हम यहीं से समुद्र देख सकते हैं, और वहाँ देखिए कितने सारे लोग हैं, हम वहाँ कब जाएंगे? वहीं नैन धीरे से कह रही होती है, वांगफू तुम मेरा हाथ छोड़ो। और वांगफू टैंग से कहता है, हम कपड़े बदल ले, उसके बाद हम तुम्हें वहाँ पर ले चलेंगे। तब इस पर टैंग कहता है, ठीक है। जहाँ पर नैन मन में कह रही होती है, टैंग ने कई बार मुझसे जिक्र किया समुद्र किनारे जाने का, लेकिन मेरी वजह से हम नहीं जा पाए, यही मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है। और वहीं वांगफू हैरानी से उससे कहता है, टैंग क्या तुम्हें ये पसंद आया? तब वो कहता है, हाँ। वांगफू कहता है, तो फिर ठीक है, साथ में हम बाद में स्विमिंग करेंगे। और वहीं उन दोनों को इस तरह नैन देख रही होती है और मन में कहती है, खैर मुझे इस बार उसे मजे करने देना चाहिए। और फिर कुछ समय बाद टैंक तेजी से भाग रहा होता है और वहीं उसके पीछे नैन भी भागती हुई कहती है, टैंक टैंक धीरे भागो, नहीं तो तुम कहीं गिर जाओगे। तभी वांगफू नैन को रोकते हुए कहता है, नैन तुम इतनी ज्यादा मत घबराओ, विलियम उसका ख्याल रखेगा। फिर वो ब्लश करती हुई कहती है, हाँ ठीक है। और आगे मन में कहती है, मैं ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हूँ, कितने सालों के बाद भी वो व्यक्ति इतना ज्यादा हॉट है। और फिर वांगफू से कहता है, आज रात होटल में बॉनफायर होने वाला है और एक पार्टी भी है, तो तुम्हें रात का सीन देखना चाहिए, यहाँ पर रात में काफी अच्छा लगता है। फिर नैन उससे कहती है, मैंने टैंक से बस इतना कहा था कि वो यहाँ पर आके मजे कर सकता है, लेकिन हम यहाँ पर रात में नहीं रुकने वाले। और वहीं पीछे से वांगफू से देख मन में कहता है, वो जरूर शर्मा रही है, वो अभी भी कितनी ज्यादा शर्मीली है। और फिर वो आगे उससे कहता है, कोई बात नहीं, हम सनसेट के वक्त जा सकते हैं यहाँ से। तब वो कहती है, ठीक है। और वहीं टैंक पानी में काफी ज्यादा मजे कर रहा होता है। फिर वांगफू भी उसके पास जाता है और उससे कहता है, टैंक तुम काफी बढ़िया स्विमिंग कर रहे हो, लगे रहो। और वहीं नैन समुद्र के किनारे धूप सेकते हुए मन में कह रही होती है, शायद मुझे इतना घबराने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी आखिरकार बहुत ही ज्यादा समय हो चुका है और शायद से अब वो मुझे ढूंढना नहीं चाहता है। भूल जाओ, मुझे इस बारे में सोचना बंद करना चाहिए, बस मुझे इस बात पर ध्यान देना है कि टैंक का आज दिन अच्छा बीते। और तभी वहाँ पर एक लड़की कहती है, हाय हैंडसम, मेरा नाम नोरा है, क्या तुम आज रात की पार्टी में मेरे साथ डांस करना चाहोगे? वहीं दूसरी तरफ टैंक भाग रहा होता है और उसकी नजर उस लड़की पे पड़ती है और वो मन में कहता है, मॉम आपकी ये राइवल है, आपको उसे रोकना चाहिए। वहीं वांगफू उस लड़की से कहता है, नहीं मुझे इनवाइट करने के लिए, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया। तब इस पर वो लड़की उससे कहती है, लेकिन हम साथ में काफी ज्यादा मजे कर सकते हैं और मैं विला 6 में रहती हूँ, तुम आ सकते हो। और तभी अचानक उस लड़की के ऊपर रेत आकर गिरती है और वो रेत टैंक ने फेंकी होती है और चिल्लाते हुए कहता है, मॉम इस विला को देखिए, ये मैंने बनाया है, ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? और वहीं उस लड़की की नजर नैन पे पड़ती है और वहीं नैन मन में कहती है, टैंक तुम्हारे डैड को साफ सफाई से काफी ज्यादा प्यार है और इसीलिए आमतौर पर लड़कियां उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाती। और वहीं वांगफू आकर टैंक से कहता है, टैंक तुमने काफी अच्छा काम किया। और वहीं दूसरा लड़का कहता है, मैंने कर दिखाया। और
वहीं वो लड़की मन में कहने लगती है ये हैंडसम व्यक्ति बच्चों के साथ खेल रहा है। और तभी अचानक उनकी तरफ बॉल आने लगती है और वहीं ये सब देख नैन चौंकती हुई मन में कहती है टैंक, और आगे बढ़ चलती हुई कहती है टैंक ध्यान से। और वहीं हुआंग फू टैंक को बचा लेता है और गुस्से से कहता है कौन ने ये किया। तो फिर वहाँ पर एक लड़की आकर घबराती हुई कहती है माफ कीजिएगा, ये गलती से हो गया, हमारा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था, और आप वैसे ठीक तो है ना। फिर हुआंग फू आगे कहता है टैंक क्या तुम ठीक हो। और वो लड़की भी कहती है मुझे माफ करना छोटे लड़के, जो मेरी वजह से तुम डर गए। तो वो ब्लश करती हुई कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप थोड़ी ध्यान से खेलिए। तब वो कहती है हाँ ठीक है। फिर वो आगे हाथ बढ़ाती हुई कहती है वैसे तुम कितने ज्यादा क्यूट हो, मुझे तुम पसंद आए। और वहीं नैन चौंक जाती है और तभी वो लड़की उस पर अटैक करती हुई कहती है तो चलो मैं तुम्हें एक गिफ्ट देती हूँ। और तभी नैन आकर उसे एक जोरदार लात मारती है जिससे उसका चाकू दूर फेंकाता है, और लेकिन वहीं इसी समय हुआंग फू को चोट लग जाती है और नैन गुस्से से आके कहती है तुम कौन हो। और वहीं टैंक डरती हुई कहता है आपको चोट लग गई है। और नैन आगे उससे कहती है तुम्हें टैंक को मारने के लिए किसने भेजा है। और फिर आगे घबराती हुई मन में कहती है क्या इन्हें उसने भेजा है, और क्या उसने टैंक का पता लगा लिया। और तभी हुआंग फू का असिस्टेंट अपने गार्ड्स को लेकर आती हुई कहता है जल्दी करो उन्हें कवर करो। तब वो आगे बढ़ती हुई कहते हैं यस सर। और उनको आता देख वो दोनों वहाँ से भागकर जाने लगते हैं, और ये देखो हुआंग फू कहता है जल्दी जाओ उन्हें पकड़ो। और फिर वो लोग उनका पीछा करने लगते हैं। और वहीं नैन कहती है टैंक टैंक तुम ठीक तो हो ना। तब वो कहता है चिंता मत करिए मॉम मैं ठीक हूँ। और वहीं असिस्टेंट डरती हुई कहता है सर आपको तो चोट लग गई है, जल्दी करिए जल्दी हॉस्पिटल चलिए। तब वो उससे कहता है मैं ठीक हूँ, ये बस एक छोटी सी खरोच है। और फिर नैन उससे कहती है तुम्हारा शुक्रिया। और आगे मन में कहती है तुमने 2 बार टैंक की जान बचाई। और हुआंग फू कहता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, चलो सबसे पहले हम होटल में वापस चलते हैं। तब वो उससे कहती है नहीं मैं अभी इसी वक्त टैंक को यहाँ से वापस ले जा रही हूँ। और फिर से शिफ्ट तर वो सभी लोग हमें होटल में दिखाए जाते हैं जहाँ पर टैंक सो चुका होता है। और हुआंग फू से कहता है नैन अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पता चलने से पहले कि वो लोग कौन थे, होटल में रहना ज्यादा सुरक्षित है। और वहीं नैन टैंक को देख मन में कहने लगती है मुझे ये नहीं पता कि वो लोग टैंक के लिए आए थे या फिर हुआंग फू के लिए, लेकिन ये बात तो पक्की है जब तक हम दोनों साथ में हैं हम दोनों के लिए ही खतरे की बात है। वो व्यक्ति उस लड़की से इटालियन में बोल रहा था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसने ही उन दोनों को भेजा हो। और फिर हुआंग फू से कहता है नैन आखिरकार ये सब चल क्या रहा है बताओ मुझे, क्या तुम डरी हुई हो, चिंता मत करो मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे साथ। तो फिर नैन उसे कहती है नहीं टैंक काफी ज्यादा डरा हुआ है और मुझे उसे यहाँ से बाहर निकालना होगा। फिर हुआंग फू से हैरानी सी कहते हैं नैन अगर तुम यहाँ से निकलना चाहती हो तो फिर तुम कहाँ जा रही हो। तो तभी अचानक नैन के हाथ में जोरदार दर्द होता है और वो कांपती हुई कहती है तुम यहाँ से निकल जाओ, हम लोग घर जा रहे हैं। फिर हुआंग फू कहता है अच्छा तो तुम कुछ समय के लिए रेंटल अपार्टमेंट में रहूंगी। और नैन उसे कहती है मिस्टर हुआंग फू आप बहुत ही ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। और फिर हुआंग फू के गुस्से में कहते हैं तो तुमने पासपोर्ट वापस ले लिया और फिर अपना सामान पैक किया और अब तुम छुपने की जगह ढूंढ रही हो, बिल्कुल पिछली बार की तरह जैसा कि तुम गायब हो गई थी। फिर नैन उसे कहती है प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। तभी उसका हाथ उसके घाव पर लग जाता है जिससे हुआंग फू को दर्द होता है। और ये देख वो उससे कहती है तुम्हें चोट लगी है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम दूर हो जाओ। और आगे मन में कहती है वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। और फिर हुआंग फू से कहते हैं नैन क्या मैं तुम्हारे लिए भरोसेमंद व्यक्ति नहीं हूँ। और उसको ऐसा कहता देखने ने उससे कहती है नहीं मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। तो फिर वो उसे गले लगाते हुए कहते है तो फिर नैन तुम्हें किस बात का डर है और आखिरकार तुम मुझसे दूर क्यों भागना चाहती हो। और उसको ये कहता देख वो मन में कहती है मैं किस बात से डर रही हूँ, आखिरकार मुझे किस बात से डर है, अगर वो है तो मुझे इस बात का डर है कि वो तुम्हें और टैंक को चोट पहुँचाएगा, वैसे भी मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और तभी टैंक कहता है मॉम, और उसकी आवाज सुनते ही वो की तरफ आगे बढ़ती हुई कहती है टैंक टैंक मैं यहीं पर हूँ। और टैंक कहता है मॉम मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, मैं घर जाना चाहता हूँ। और नैन उसे कहती है टैंक तुम मत डरो, मैं यही तुम्हारे पास हूँ और हम घर जा रहे हैं।
फिर वांगफू कहता है ठीक है, तो फिर मैं किसी से कहता हूँ कि वो तुम्हें घर छोड़ दे। और आगे मन में कहता है और शायद उन्हें वहाँ पर सुरक्षित महसूस होगा, और क्योंकि वो दोनों यहाँ पर नहीं रहना चाहते तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा। लेकिन आखिरकार वो कौन है जिसने हमला करवाया? और इस वक्त नैन काफी ज्यादा घबराई हुई है, क्या उसे इस बारे में पहले से ही कुछ पता है? और फिर वो होटल से बाहर जाने लगते हैं और वहीं हुआंगफू के गार्ड्स ने उन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ होता है। और हुआंगफू से कहता है नैन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तब वो कहती है तुम्हारा शुक्रिया। और तभी अचानक नैन को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो मन में कहती है अरे नहीं मेरा हाथ, ऐसा लगता है कि कल मैं काफी ज्यादा चिंता में थी और इस वजह से मेरे हाथ की मांसपेशियां खींच गई है। और उसे ऐसा देख हुआंगफू से कहता है क्या तुम्हारे हाथ में चोट लगी है? तब नैन उसे कहती है उन लोगों का सामना करते समय मेरे हाथ में मोच आ गई थी, लेकिन मैं ठीक हूँ। और तभी हुआंगफू टैंक को अपने पास लेते हुए कहते है तो फिर लाओ टैंक को मैं संभालता हूँ। तब वो उसे कहती है नहीं मैं ऐसा कर सकती हूँ। और उसको ये कहता देख वांगफू गुस्से में उसे कहता है तुम खुद को पुश करना बंद करो। और फिर आगे मन में कहता है आखिरकार वो इतने लंबे समय तक चुपचाप दर्द कैसे सह सकती है। और आगे बढ़ कहता है चलो अब चलते हैं। तभी फ्लैश होता है और वो उस तरफ देखती हुई कहती वो क्या था? और वहीं हम देखते हैं कि कुछ बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं। और आगे मन में कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा कुछ बुरा होने वाला है, क्या मैं कुछ ज्यादा ही घबरा रही हूँ? और वहीं हुआंगफू और टैंक कार के पास पहुंच जाते हैं और टैंक कहता है मॉम। तब वो कहती है हाँ मैं आ रही हूँ। और आगे बढ़ मम्मी कहती है नैन नैन शांत हो जाओ, नहीं तो इस तरह तुम टैंक को डरा दोगी। और तभी एक गार्ड कहता है ध्यान से। और तभी अचानक वहाँ पर कार ब्लास्ट हो जाती है और ये सब देख नैन घबरा जाती है और आगे बढ़ती हुई कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वो रोती हुई तेजी से आगे बढ़ती है और वहीं गार्ड सुन ढूंढते हुए कहते सर सर आप कहाँ हैं? वही नैन भी कह रही होती है टैंक टैंक तुम कहाँ हो? उम्मीद करती हूँ कि तुम ठीक होंगे। वहीं दूर एक गार्ड कहता है वो लोग यहाँ पर है। और फिर वो सभी लोग उनकी तरफ भागते हैं और वही नैन कहती है टैंक टैंक क्या तुम ठीक हो? ब्लड? वहीं गार्ड कहता है सर को काफी ज्यादा चोट लगी है, उनको काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जल्दी करो स्ट्रेचर लाओ। और वहीं नैनो से इस तरह देख मन में कहती है हुआंगफू। और वहीं टैंग रोने लगता है। फिर नैनो से कहती है टैंग मुझे इस बात की खुशी है कि तुम ठीक हो। फिर टैंक कहते हैं मॉम डैड ने मुझे बचाया। फिर सीन शिफ्ट उत्तर में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैनेजर कह रहा होता है मिस्टर हुआंगफू अब खतरे से बाहर है और डॉक्टर ने कहा है कि वो बहुत ही जल्द जाग जाएंगे। फिर नैना की कहती है और उसके घाव कब तक भर जाएंगे? वो इस पर कहता है हमला काफी ज्यादा जोरदार था और उसके टुकड़े उनके फेफड़ों तक पहुँच चुके हैं और अभी की सिचुएशन के हिसाब से उन्हें लगभग ठीक होने में आधा महीना लगेगा। और अब मेरे ख्याल से हमें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। तब डॉक्टर भी कहता है हाँ। और वही नैनो से देख मन में कहती है ये व्यक्ति। और फिर टैंग आगे कहता है मॉम अंकल हुआंगफू कब तक जागेंगे? तब वो कहती है शायद से एनेस्थेसिया का असर कम होते ही वो जाग जाएंगे। फिर टैंग कहता है तो फिर ठीक है, जब तक अंकल हुआंगफू जाग नहीं जाते मैं यहीं उनके पास रुकूंगा। और इसकी ये बात सुन वो थोड़ी देर पहले की बात याद करती है जहाँ पर टैंग रोती हुई कहता है डैड ने मेरी जान बचाई। और उससे पहले हुआंगफू ने उसे कहा था नैन तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम दोनों की रक्षा करूंगा। और टैंग को इस बारे में पहले से ही पता था कि वो उसके डैड है। और लेकिन उसे ये बात कब पता चली? और फिर टैंग की कहते चलिए मॉम अंकल हुआंगफू के जागने का इंतजार करते हैं। तो वो हिचकिचाती हुई कहती है टैंग क्या तुम उसे पसंद करते हो? तब इस पर हैरानी से कहता है क्या मॉम आपको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है? और आगे वो मन में कहती है उसने टैंग की जान बचाई जैसे कि उसने वादा किया था, क्योंकि वो टैंग का पिता है। तब फिर वो टैंक को गले लगाती हुई कहती है मुझे भी वो काफी ज्यादा पसंद है तुम्हारी ही तरह। और नैन को ऐसा कहता है देख टैंक कहता है बहुत ही बढ़िया मॉम, तो क्या मैं फ्यूचर में अंकल हुआंगफू से लगातार मिल सकता हूँ? और उसको ऐसा कहता देख वो चौंक जाती है और मन में कहती है नहीं, उस व्यक्ति ने हमें ढूंढ निकाला है और मुझे यकीन है कि वो फिर से हमारे पास आएगा, यहाँ तक कि वो हमारे खातिर एक होटल को भी उड़ा सकता है। और मैं अपने स्वार्थ के लिए हुआंगफू और टैंक को फिर से दोबारा खतरे
में नहीं डाल सकती। और आगे उसे कहती है चलो टैंग हम घर चलकर अपना सामान पैक कर लेते हैं, उसके बाद हम वापस आकर उसकी देखभाल करेंगे, ठीक है ना। फिर टैंग हैरानी से कहता है तो यानी कि मतलब ये है कि मैं उनके ठीक होने तक यहाँ पर रुक सकता हूँ, क्यों, है ना। और तभी अचानक हुआंगफू उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है तो क्या तुम दोबारा भाग जाना चाहती हो। और उसे जागता देख वो चौंक जाती है और कहती है तुम जाग गए। और फिर वो जोर जोर से चिल्लाती हुई कहती है डॉक्टर डॉक्टर वो जाग गया। और फिर वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और उसका चेकअप करते हुए कहते अब चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, मिस्टर हुआंगफू काफी ज्यादा हेल्दी है, इसलिए वो जल्दी ही जाग गए। लेकिन अगले 10 दिन तक ऑब्जर्वेशन के लिए आपको हॉस्पिटल में ही भर्ती रहना होगा और हमने आपकी देखभाल के लिए एक नर्स की भी व्यवस्था की है। पर हुआंगफू उनसे कहता है नहीं, मिस नैन है ना, वो मेरी देखभाल करेंगी, वो दोनों रुककर मेरी यहाँ पर देखभाल करेंगे, क्यों, है ना। तब टैंग कहता है हाँ हाँ बिल्कुल अंकल हुआंगफू, मैं और मॉम आपकी देखभाल करेंगे। और वहीं उसकी ये बात सुन वो चौंक जाती है और मन में कहती है शरारती लड़के, तुमने फिर से मुझे धोखा दिया। और फिर सीन शिफ्ट में शाम का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हुआंगफू से कहता है नैन वो कौन था। और उसकी बात सुनते ही वो हिचकिचाती हुई कहती है हुआंगफू मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और आगे वो कहता है और तुमने 6 साल पहले बिना कुछ कहे मुझे क्यों छोड़ दिया था, और आखिरकार तुम चुप क्यों रही थी। और इसके अलावा तुमने ये बात क्यों नहीं मानी थी कि मैं ही टैंक का डैड हूँ, और आखिरकार वो है कौन। और नैन क्या वाकई में तुम ऐसा सोचती हो कि अगर तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगी तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। कोई है जो कि टैंक को चोट पहुंचाना चाहता है, क्यों, है ना। तब वो चिल्लाती हुई कहती है वो तुम दोनों को ही चोट पहुंचाना चाहता है और वो पूरी तरह से पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। हुआंगफू कहता है यानी कि तुम मेरी परवाह करती हो, क्यों, है ना। तब वो हिचकिचाती हुई कहती है तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और आगे मन में कहती है और एक बार जब हुआंगफू और टैंग के रिश्ते के बारे में उसे पता चल जाएगा तो उसके हाथ में और भी ज्यादा चिप्स होंगे और तब वो काफी ज्यादा खतरे में होंगे और इसीलिए मैं इतनी ज्यादा स्वार्थी नहीं हो सकती। और उसे कुछ सोचता देख हुआंगफू उसे अपने पास खींच लेता है और उससे कहता है नैन नैन तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मैं टैंग का डैड हूँ और तुम मुझ पर पूरी तरह से भरोसा कर सकती हो। और फिर नैन आगे उसे कहती है हुआंगफू प्लीज ऐसा मत करो। और आगे वो उसे किस करते हुए कहता है नैन तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी और टैंक की रक्षा करूंगा और तब तुम्हें ये सब अकेले सहन नहीं करना पड़ेगा। तब वो उसे कहती है हुआंगफू क्या तुम जानते भी हो कि तुम ये क्या कह रहे हो। और आगे मन में कहती है मैंने अपनी उम्मीदें दूसरे पर टिकाई थी लेकिन इससे कोई भी मदद नहीं मिली और इसीलिए इस सब में मैं किसी और को शामिल नहीं कर सकती। तब वो हुआंगफू आगे उसे कहता है नैन तुम मुझे मना मत करो और मैं किसी को भी तुम्हें चोट बिल्कुल भी नहीं पहुंचाने दूंगा। आगे मन में कहता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और ये कहकर वो उसे किस करने लगता है और उसको ये सब करता देख वो ब्लश करने लगती है और चिल्लाती हुई कहती है हुआंगफू तुम ये बिल्कुल भी मत सोचो कि जब तुम घायल हो तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारे मन में आए। तो फिर वो कहता है क्या सच में। और इसकी ऐसी शातिर नजरें देख वो चौंक जाती है और वही हुआंगफू अपनी शर्ट की बटन खोल लेता है। तो वो आगे उसे कहता है नैन तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकती हो अगले कुछ दिनों तक। और वो चिल्लाती हुई कहती है हुआंगफू धीरे तुम बिल्कुल एक डॉग हो। और फिर सीन शिफ्ट में 6 दिन बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हुआंगफू शावर लेकर आता है और वहीं पर एक व्यक्ति जिससे कहता है हेलो ब्रदर। और हमें इस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है कि ये हुआंगफू का जुड़वा भाई है जिसका नाम क्यूई है। और उसे वहाँ देख हुआंगफू हैरानी से कहता है क्यूई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी वहाँ असिस्टेंट आती हुई कहता है सर सेकंड यंग मास्टर ने कहा कि वो आपको देखना चाहते हैं। सेकंड यंग मास्टर आप तो आप पहले से ही यहाँ पर आ चुके हैं। और वही हुआंगफू क्यूआई के हाथ से पेपर्स लेते हुए कहता है तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो ना कि मेरे सामान का कोई चीज बिल्कुल भी मुझे ये पसंद नहीं है। और फिर क्यूआई आगे उससे कहता है भाई मैं तो खास तौर पर तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आया था लेकिन तुम हो जो कि मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बर्ताव कर रहे हो, इससे मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। और फिर असिस्टेंट भी कहता है सर तस्वीर में वो लड़की कौन है। तब वो गुस्सा होते हुए कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, दूर हो जाओ। फिर क्यूआई आगे कहता है वैसे हाल ही में भाई तुम कहाँ थे, तुम जानते हो कि मॉम तुम्हारी कितनी ज्यादा चिंता कर रही थी और तुम्हें कितने सारे कॉल भी किए। तब इस पर हुआंगफू से कहता है मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और उन्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर क्यूआई आगे कहता है लेकिन जब मॉम को ये बात पता चल जाएंगी कि उनका एक पोता भी है तो ये जानकर वो काफी ज्यादा खुश होंगी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता।
तो उन्हें ये बात अभी बताने के बारे में क्या ख्याल है। ये सुनते ही वो गुस्से से उसकी तरफ देखती हुई कहता है तो फिर ठीक है, तुम आगे बढ़ो। तभी ये सुन के वही कहता है क्या सच में मैं उन्हें बता सकता हूँ कि उनका एक पोता भी है, और क्या ये वही रहस्यमयी लड़की है जिसने आपको बहकाया, और क्या तुमको उसकी ही वजह से चोट लगी। आइडिया में भी एक ऐसी माँ के बारे में स्टोरी लिखूंगा जिसकी शादी नहीं हुई है लेकिन उसका एक बेटा है, और भाई मुझे उसके बारे में और भी बातें बताओ ताकि मैं इंस्पायर हो सकूं। और हुआंगफू गुस्से में कहता है नहीं मैं अभी बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर क्यूआई कहता है मॉम डैड घर पर ही है और वो कल सुबह की ही फ्लाइट पकड़ लेंगे जैसे ही उनको पता चलेगा कि हमारे परिवार का उत्तराधिकारी ने। तभी हुआंगफू कॉल कट करती हुई गुस्से से उससे कहता है तुम। फिर क्यूआई उससे कहता है ठीक है लेकिन बस तुम मुझे इतना बता दो कि आखिरकार तुमने उसे कैसे पाया। और फिर हुआंगफू से कहता है मैं तुरंत किसी को कहता हूँ कि ताकि वो तुम्हें घर मॉम डैड के पास भेज दे। फिर क्यूआई कहता है भाई क्या तुम मेरी इस जिज्ञासा को कम नहीं कर सकते, तुम बहुत ही बुरे भाई हो। फिर वांगफू से कहते हैं लड़कियां अनप्रिडिक्टेबल होती है और जब मुझे भी समझ में आ जाएगा तो मैं तुमको बता दूंगा। और वांगफू की ये बातें सुन क्यूआई हैरानी से मन में कहता है पिछली बार जब वो लड़की गायब हुई थी उसको लगभग 6 साल हो चुका है और भाई अभी तक उसे नहीं भूल पाया, और ऐसा लगता है कि अभी तक भाई उसका दिल नहीं जीत पाया है। और आखिरकार वो लड़की किस तरह की होंगी, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए। और फिर क्यूआई जाकर हुआंगफू को पीछे से गले लगाते हुए कहता है भाई क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमको सिखाऊं कि लड़कियों को किस तरह पटाया जाता है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चीज तुम्हारी छोटी है जिससे लड़कियों को संतुष्ट किया जाता है, लाओ मुझे देखने दो। और वहीं हुआंगफू को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसका सामान कोई और देख रहा है, और फिर वो गुस्से से चिल्लाते हुए से कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ। और फिर शिफ्ट धर्म को समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हुआंगफू कुछ पेपर्स देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसे गेट खुलने की आवाज आती है वो तुरंत ऐसा बर्ताव करने लगता है जैसे कि वो काफी ज्यादा कमजोर है। और फिर नैन रूम में एंटर होती है और उसे देख वो कहता है नैन तुम यहाँ, और नैन उसे काम करता देख उससे कहती है हुआंगफू क्या काम करना इतना ज्यादा जरूरी है, और अभी वैसे तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, तुम्हें बेफालतू खुद पर जोर नहीं डालना चाहिए। और फिर वो खड़े होते हुए कहता है वैसे टैंक कहाँ है, और फिर वो कांपने का नाटक करने लगता है और वो नैन को गले लगा लेता है और वो उसे कहती है ध्यान से। और फिर वो बेड पर उसे बिठाते हुए कहती है वो सो रहा है, जैसे ही वो जाग जाएगा तो वो तुमसे मिलने के लिए आएगा, और मेरे हिसाब से हुआंगफू तुमको बिस्तर पर लेट जाना चाहिए, तुम अभी काफी ज्यादा कमजोर हो, और 1 मिनट रुको मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें वो सूप काफी ज्यादा पसंद आएगा। और फिर हुआंगफू से कहते हैं नैन इतना सब कुछ करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और मैंने विलियम से जाकर तुम्हारा सामान लाने के लिए कह दिया है, और जैसे ही मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलूंगी और वहीं रहूंगी। और उसकी ये बातें सुन वो ब्लश कर पीछे घूमती हुई कहती है हुआंगफू मैंने तुमसे ये बात पहले भी कही है ना कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। इसी सब में वो सूप उसकी शर्ट पर गिर जाता है और ये देख वो उसकी शर्ट को साफ करती हुई कहती है रुको रुको मैं इसे साफ कर देती हूँ। हुआंगफू तुम एक काम करो तुम इन क्लॉथ को उतार दो। इस पर वो उससे कहता है नैन मुझे चोट लगी है, और उसको ऐसा कहता देख वो गुस्से से मन में कहती है वो फिर से नाटक करने लगा। वो हमेशा दूसरों के सामने खुद को काफी ज्यादा गंभीर दिखाता है, लेकिन वही मेरे सामने वो एक्टिंग करने लगता है बिल्कुल एक बच्चे की तरह। और उसे ये चोट इसलिए लग गई क्योंकि वो टैंक को बचा रहा था। और फिर वो उसकी शर्ट उतारती है और वहाँ से जाते हुए कहती है तुम यहीं पर बैठो मैं अभी जाकर इसे धोकर लाती हूँ। और फिर वो वॉशरूम में जाकर उसकी शर्ट को धोने लगती है, और तभी अचानक वहाँ पर हुआंगफू पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है, और उसे ऐसा करता देख वो ब्लश कर उससे कहती है हुआंगफू यहाँ पर मैं तुम्हारी शर्ट धो रही हूँ और तुम अभी बीमार हो तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब इस पर हुआंगफू से कहता है मैं खुद भी सूप से सना हुआ हूँ और मुझे खुद को भी साफ करने की जरूरत है, तो क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकती हो। तब वो ब्लश करती हुई कहती है तो फिर ठीक है तुम यहीं पर 1 मिनट रुको मैं जाकर अभी तौलिया लेकर आती हूँ और तुम्हारी मदद करती हूँ। लेकिन वो उसे हिलने का भी मौका नहीं देता और तुरंत कस के पकड़ते हुए उसे किस करने लगता है, और वो मन में कहती है धीरे करो, और आपती हुई उससे कहती है हुआंगफू तुम। आगे उसे कहता है नैन तुम एक घायल
व्यक्ति को इस सब में इंतजार कैसे करा सकती हो, चलो भी। और उसकी ये बातें सुन वो गुस्से से मन में कहती है, हुआंगफू तुम इस वक्त बिल्कुल भी एक घायल व्यक्ति की तरह बर्ताव नहीं कर रहे हो। और फिर वो धीरे से स्माइल करती है और फिर वो धीरे धीरे उसकी बॉडी पर हाथ घुमाने लगती है और पेट के पास जैसे ही उसका हाथ पहुंचता है और आगे उससे कहती है, क्या यहाँ नीचे भी काफी ज्यादा सूप चला गया है। और उसकी ये सब बातें सुन हुआंगफू से कहता है, नैन क्या तुम आगे मेरे साथ खेल रही हो। और फिर वो आगे से उसे किस करने लगती है। और फिर हुआंगफू भी अपनी तरफ से आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक उसकी पीठ में एक जोरदार दर्द होता है जिससे वो तड़प जाता है और आगे मन में कहता है, अरे नहीं, गलत समय पर मेरी पीठ में दर्द होने लगा। और उसको इस तरह देखने नागे उससे कहती, अरे हाँ, मुझे अभी अभी याद आया कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें हल्की चोट लगी है, लेकिन फिर भी तुम्हारी मांसपेशियों में चोट लगी है और इसीलिए तुम ठीक से एक्साइटेड नहीं हो पा रहे हो, क्यों, है ना? ये कितनी ज्यादा अफसोस की बात है मिस्टर हुआंगफू। कोई बात नहीं। तब वो उसको ऐसा कहता देख गुस्से से कहता है, तुम नॉटी लड़की। और तभी अचानक वहाँ पर टैंक चलाते हुए आते हुए कहता है, मॉम मॉम आप कहाँ हो? और फिर वो बाहर निकलते हुए कहती है, ओ टैंक तुम जाग गए। और वो उसे कहता है, मॉम अंकल हुआंगफू कहाँ हैं? फिर वो भी बाहर आते हुए कहता है, टैंक मैं यहीं पर हूँ। और उसे देखो कहता है, अंकल हुआंगफू। फिर वो आगे उसे कहता है, क्या सब कुछ तैयार है और कल तुम और तुम्हारी मॉम मेरे घर चलोगे? ये सुनते ही वो हिचकिचाती हुई कहती है, नहीं मैं नहीं। तभी वो उसकी बात करते हुए कहता है, और टैंक तुम्हारी मॉम भी इसके लिए राजी है। ये सुन टैंक कहता है, क्या सच में? ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और आगे उससे कहता है, नैन तुम टैंक को नाराज नहीं करना चाहती, क्यों, है ना? और मन में वो कहती है, ये व्यक्ति कभी भी खुद पर नुकसान नहीं उठाता। और आगे उसे कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर टैंक कहता है, बढ़िया, और अब चलो चलकर मैं अपना सामान पैक कर लेता हूँ। और वो चलाती हुई कहती है, टैंक धीरे चलो। पर वो भागकर वहाँ से चला जाता है। और वहीं नैन गुस्से से मन में कहती है, ये लड़का काफी ज्यादा स्वार्थी है। और फिर हुआंगफू पीछे से उसे गले लगाती हुई कहता है, नैन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और इसीलिए ठीक होने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस अब तुम आराम करो। और मेरे घर वापस जाने के बाद हम लोगों को काफी ज्यादा मौके मिलेंगे। और वहीं नैन उसे ये सब करता देख गुस्से से मन में कहती है, रुक जाओ, और वैसे भी मैं इस सब के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। और फिर सिंसिफ्ट तरफ वो लोग हमें कार में दिखाए जाते हैं और हुआंगफू कह रहा होता है, मैंने टैंक की अच्छी पढ़ाई के लिए एक ट्यूटर को अपॉइंट किया है और मेरे साथ तुम्हारा रहना एकदम सेफ है, इसलिए तुमको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है नैन। और उसकी बात सुन वो मन में कहती हूँ, क्या सेफ? लेकिन शायद से वो पहले ही यहाँ पर आ चुका है। और फिर वो लोग घर पहुँच जाते हैं और तभी वहाँ पर क्यूआई कहता है, तुम लोग आ गए, तुम सभी का स्वागत है। और ये कहते हुए उसकी नजर टैंक पे पड़ती है और उसे देख वो मन में कहते हैं, ये, और आगे बढ़ कहता है, हेलो। और वहीं उसे आगे बढ़ता देख टैंक चौंक जाता है। और फिर सिंसिफ्ट में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है। क्यूआई कहता है, भाई वो वही लड़की है ना जिसके बारे में तुम दिन रात सोचते रहते हो? उसकी ये बातें सुन हुआंगफू से कहता है, तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब इस पर क्यूआई कहता है, मैं यहाँ पर इसलिए हूँ ताकि मुझे कुछ प्रेरणा मिले। और प्लीज भाई बताओ ना कि आखिरकार तुम दोनों के बीच में क्या क्या हुआ और किस तरह? हुआंगफू कहता है, तुम यहाँ पर कितना ज्यादा शोर मचा रहे हो? और आगे क्यूआई कहता है, मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच की कहानी काफी ज्यादा शानदार होंगी। वैसे भाई तुम दिखने में तो काफी ज्यादा शांत स्वभाव के हो, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इस सब में इतनी ज्यादा जल्दबाजी करोगे। और अब देखो भी तुम दोनों के बीच में वो सब हो भी गया और अब तुम्हारा एक बेटा भी है और वो बच्चा दिखने में तुम्हारी बिल्कुल कार्बन कॉपी है। अगर मैं उसे कहीं और भी देखता तो मैं देखकर ही पहचान जाता कि वो तुम्हारा ही बेटा है। हालांकि ये दुनिया काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन किस्मत ने तुम दोनों को एक साथ लाया है। और वैसे भाई तुमने उन्हें कहाँ पाया और पहली बार तुम उससे कैसे मिले थे? और इसके अलावा क्या वो बच्चा जानता है कि तुम ही उसके डैड हो? और उसके और तुम्हारे बीच में सब कुछ कैसा चल रहा है? और वो इतने सारे सवाल बिना रुके उससे पूछने लगता है और उसकी वही ये सब बातें सुन वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और फिर क्यूआई आकर पीछे से उसे गले लगाते हुए कहता है, भाई प्लीज प्लीज मुझे बताओ ना कि आखिरकार तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है? और उसको ये सब करता देख वो गुस्से से कहता है, तुम शोर मचाना बंद करो और अगर तुम इतने ही ज्यादा फ्री हो तो घर वापस जाकर तुम मॉम डैड का ख्याल रखो। फिर क्यूआई आगे उससे कहता है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे सामने इतनी अच्छी बेहतरीन कहानी है, मैं इसे छोड़ कैसे सकता हूँ?
और उसको ऐसा कहता देख वांगफू उसे इग्नोर कर कर वहाँ से जाने लगता है। और वहीं क्यूआई को एक आइडिया आता है और तेजी से वहाँ से निकलती हुई कहता है भाई मैं बाहर जा रहा हूँ। और वहीं उसकी ये बात सुन वांगफू मन में कहता है ये व्यक्ति हमेशा की तरह काफी ज्यादा जिद्दी है और मुझे पूरा यकीन है कि उसके दिमाग में जरूर कोई खिचड़ी पक रही होंगी। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड।